प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम आज त्रिभुज और उसके प्रकार, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, माध्यिका, शीर्षलंब, लंबार्धक होते हुए थेल्स प्रमेय को जानते हुए सर्वांगसमता और समरूपता के विषय में विशेष अध्ययन करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रिचुअल्स विद्यावतन में। पिछले वीडियो में हमने ये देखा, ये सीखा, रेखा क्या है, कोण क्या है, बिंदु क्या है। अब उससे आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम आकृतियों के विषय में पढ़ेंगे और सबसे पहली आकृति हमारी क्या होगी? त्रिभुज। तो हम इस क्लास में त्रिभुज और उसके महत्वपूर्ण गुणों, जो सीटेट परीक्षा में तो अनिवार्य है ही, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन बनते हैं, अन्य योग्यता परीक्षाओं में भी इसका महत्व है, और जहां भी जिस कंपटीशन में, जिस प्रतियोगी परीक्षा में मैथ्स से सवाल पूछे जाते हैं उसमें त्रिभुज से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं त्रिभुज के विषय में। बहुभुज। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुभुज क्या है। रेखा और कोण के बाद बहुभुज की बारी आती है। तो बहुभुज, पॉलीगन, बहुभुज एक ऐसी आकृति होगी जो बंद होगी और रेखा खंडों द्वारा बनी होगी। तो हम बहुभुज की परिभाषा क्या कह सकते हैं? ऐसी आकृति जो रेखा खंडों द्वारा बंद होकर बनती है, यानी कि रेखा खंडों द्वारा। अब देख लीजिए, जैसे कि कुछ बहुभुजों के उदाहरण दिए हुए हैं। ये रेखा खंड हो गया ये, और ये क्या हो गया? इनके द्वारा बंद आकृति है। रेखा खंडों द्वारा जो बंद आकृति होती है उसी को हम बहुभुज कहते हैं, केवल रेखा खंडों द्वारा। ये याद रखिएगा कि बहुभुज की प्रॉपर्टी ये होती है, या परिभाषा ये कह लीजिए कि केवल रेखा खंडों द्वारा, केवल रेखा खंडों द्वारा बनी बंद आकृति। अगर कोई आकृति खुली है तो उसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। अगर कोई आकृति ऐसे दे दिया आपको, ये, तो ये खुली आकृति है, इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। ये बहुभुज नहीं हुआ। आकृति बंद होनी चाहिए। ये चारों तरफ से बंद है, ये भी चारों तरफ से बंद है, ये आपका छह ओर से बंद है, ये भी इस तरह से, ये भी, यानी कि बंद आकृति को जो रेखाखंडों द्वारा बनी है उसको हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। अब उसमें रेखाखंड 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इसी तरह से आगे भी। जिसको हम 4 रेखाखंडों से बना रहेगा बंद आकृति तो चतुर्भुज कहेंगे, 3 रेखाखंडों से बना रहेगा तो त्रिभुज कहेंगे, 5 से बना रहेगा तो पंचभुज कहेंगे, ऐसे। अब बहुभुजों में 2 तरीके के होते हैं, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज क्या है? ऐसे बहुभुज जिनके 2 शीर्षों को मिलाने पर, या जिसके भीतर, बहुभुज के भीतर 2 पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो वो मिलने वाली रेखा, उनको बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इनके बीच में आए। जैसे आपका इसको और इसको हम मिलाएंगे, बीच का मतलब अभ्यंतर आए। इसको और इसको मिलाएं तो हम इसके अंतर आएगा। किसी को मिला के देख लेंगे हम, ये जो है इसके अंदर आएगा, ये जो है इसके अंदर आएगा। ये 2 शीर्षों को ले लीजिए आप, या 2 बिंदुओं को ले लीजिए, तो ये आपका अंदर आ रहा है। तो ऐसी आकृति, ऐसा बहुभुज जिसमें 2 शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा आती है वो रेखा विकर्ण भी कह सकते हैं आप। विकर्ण उसके बीच में हो, अंदर हो, अभ्यंतर हो। इसी तरह से ये भी होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज कहेंगे। लेकिन ऐसी भी बंद आकृतियां हैं, जैसे आपके सामने दिया हुआ है उत्तल बहुभुज का उदाहरण। इसमें अगर हम 2 शीर्षों को मिला रहे हैं, इनको और इनको अगर हम मिला रहे हैं, तो ये आपका कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। इसी तरह से इसको भी हम मिलाएंगे अगर, तो ये कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। ये भी कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। यानी ये अवतल बहुभुज हैं, जिनमें किन्हीं 2 शीर्षों को मिलाने पर, किन्हीं को, ये आप इनमें मिलाएंगे तो अंदर आएगा, यहां से यहां अंदर आएगा, लेकिन एक शीर्षीय और एक शीर्षीय ऐसा हो गया जिसको मिलाने पर ये बाहर जा रही रेखा, ये विकर्ण बाहर हो गया। तो ऐसे बहुभुजों को हम अवतल बहुभुज कहेंगे। ये कॉन्वेक्स होता है,
कॉन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन, और ये कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन ये होते हैं। आगे चलिए, अब समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन और विषम बहुभुज। पहले समबाहुभुज को समझते हैं। समबाहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं भी बराबर हों और सारे कोण भी बराबर हों। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी आंतरिक कोण समान होते हैं। जहां कोण की बात आती है वहां आंतरिक का ही समझा जाता है, बाह्य कोण की बात आती है तो बाह्य वहां बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी आंतरिक कोण समान होते हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। प्रत्येक कोण भी समान होगा उस बहुभुज का और प्रत्येक भुजा भी समान होगी, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो। अब जैसे चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में वर्ग क्या है? समबाहुभुज हो गया। क्यों? वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। उसी तरीके से त्रिभुज में अगर समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है आपस में। तो ऐसे बहुभुज, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, उनके सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे, समबाहुभुज कहलाएंगे। अब उदाहरण के तौर पे आपको समबाहु, वर्ग, समपंचभुज हो गया। ये आपका आकृति दिया हुआ है जिसमें सारी भुजाएं बराबर हैं और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर, और ये सारे के सारे कोण भी आपस में बराबर होंगे। ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब आता है विषम बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी साइड अलग अलग हो सकती है, आपस में समान नहीं होगी, जिसके कोण अलग अलग होंगे यानी कोण आपस में असमान होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? विषम बहुभुज कहेंगे। अब इसमें भी आपका त्रिभुज भी विषम हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है। अब हम अगर आयत को ले लें और त्रिभुज में विषमबाहु को ले लें या समद्विबाहु को ले लें तो ये क्या हो जाएंगे? आपके विषम बहुभुज हो जाएंगे। जैसे विषमबाहु त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। अब त्रिभुज की परिभाषा, ये तो रहा बहुभुज। अब त्रिभुज के विषय में चलते हैं। तो त्रिभुज जैसा कि नाम इसके शब्द में त्रिभुज है, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा, यानी ऐसी आकृति जो तीन रेखाखंडों से, तीन भुजाओं से बनी हुई हो, उसी को हम त्रिभुज कहेंगे। जैसे इसमें एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई, तो इसको हम ए बी सी या सी बी ए या ए सी बी, तीनों ओर से हम त्रिभुज में कोई एक शीर्ष पकड़ करके और क्रमशः हम नामकरण करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ये 2D आकृति है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसकी दो विमाएं हों, लंबाई चौड़ाई। त्रिभुज की दो विमाएं होती हैं, चतुर्भुज की भी, पंचभुज की भी। मुख्य घटक क्या है इसका? शीर्ष। इस ए को शीर्ष कहते हैं, कोण ए यहां बनेगा। इस कोण बी को शीर्ष कहते हैं, कोण सी यहां बनेगा। कोण, इसको सी को शीर्ष कहते हैं। ये ए बी सी शीर्ष होता है। शीर्ष क्या होता है? जहां कोण बनता है। और कोण कहां बनता है? जहां दो भुजाएं आपस में मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां देखिए, ये बी ए और सी ए आपस में मिलके कोण बना रही हैं, तो ये शीर्ष हो गया। उसी तरह से ये, उसी तरह से ये भुजाएं, ये ए बी रेखाखंड, जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है आकृति, ये त्रिभुज है तो तीन भुजाओं से मिलकर बना है, तीन रेखाखंडों से मिलकर बना है। इन्हीं रेखाखंडों को इस त्रिभुज की भुजाएं कहती हैं। अगर ये अलग हो जाएंगे ए बी तो रेखाखंड हो जाएगा, और ये एक साथ आ गए जब मिलकर आकृति का निर्माण कर दिए तो त्रिभुज की भुजाएं होंगी, ए बी, बी सी, सी ए। कोण, कोण हमने बताया कि शीर्ष के पास कोण बनता है, जहां दोनों भुजाएं मिलती हैं, उनके बीच का जो झुकाव होता है वही कोण। यानी त्रिभुज में तीन शब्द है, शीर्ष, भुजा और कोण। कोण एबीसी, शीर्ष एबीसी और भुजाएं एबी
भुजाओं को आप ए बी बी सी सी ए के रूप में लिखेंगे और लिखने का ऐसा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। त्रिभुज के प्रकार। अब जब त्रिभुज में भुजा भी है और कोण भी है, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज की प्रकार होंगे और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होंगे। यहां भुजाओं के आधार पर लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। यानी भुजाओं के आधार पर कोई भी त्रिभुज 3 प्रकार का हो सकता है। क्या क्या? समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है और विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। आगे देखते हैं इसमें। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु, जैसे कि हमने समबहुभुज पढ़ा, तो समबहुभुज में क्या था? जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं, वही समबहुभुज होता है। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज की बात हो गई, तो ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हों, त्रिभुज होगा, और वो सारे आपस में बराबर हों और कोण भी बराबर हों। तो अतः समबाहु त्रिभुज का क्या है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ कोण भी इसके समान होते हैं। चूंकि हम भुजा के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसलिए लंबाई में समान होती है, ये कर दिया गया कि ये समबाहु त्रिभुज हो गया। देखिए ये भी भुजा बराबर है इसके और इसके, तीनों आपस में बराबर होती हैं। अब इनके कोण भी, आंतरिक कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि सम पॉलीगन का रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी है कि कोण भी बराबर होगा और भुजा भी बराबर होगी। तो इनका 60 होता है। आगे अभी बताया जाएगा क्यों 60 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और 3 कोण है, 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि सभी समान होते हैं, तो 60 60 60। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समद्विबाहु, अब शब्द पर अगर हम चलेंगे तो यहीं से हमको मिल जा रहा है समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समद्वि, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब 2 भुजाएं बराबर हो, वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और तीसरा भुजा इन दोनों से अलग हो जाएगा। जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं, शर्त इसका यह है कि कोई भी 2 भुजा बराबर हो सकती है, ये बराबर हो सकती है, ये बराबर हो सकती है। ये इस फिगर में ये भुजा और ये भुजा बराबर है। त्रिभुज कहते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी परस्पर समान होते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो भी भुजाएं समान हैं, यानी आपकी ये भुजा और ये भुजा अगर समान है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण भी बराबर होता है और 2 भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आप याद रख लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर इसको हम ए बी सी मान लें, तो ए का अर्धक अगर कोई भी त्रिभुज है, ए का अर्धक यानी एक कोण का अर्धक सम्मुख भुजा पर लंब अर्धक हो, मतलब लंब भी हो और उस भुजा का अर्धक भी हो, यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब अगर उसको समद्विभाजित करता है, तो ये त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये याद रखिएगा। अब इसमें ये कोण इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, तो 2 कोण भी बराबर हो गए और 2 भुजाएं भी बराबर हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा असमान होती है, उसको आधार कहते हैं। ये जो भुजा है ये असमान है, इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अगर कभी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार पूछ ले, तो वो भुजा जो दोनों समान से अलग है, 2 भुजाएं समान होंगी और तीसरी भुजा अलग होगी, वही तीसरी भुजा समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कहलाती है। आगे चलते हैं।
विषम बाहु त्रिभुज, जैसे विषम बहुभुज था उसी तरह से विषम बाहु त्रिभुज हो गया। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों, क्या होगा वो? विषम बाहु। जैसा कि शब्द से आप देख सकते हैं, विषम मतलब अलग अलग बाहु, जिस त्रिभुज की बाहु भुजाएं अलग अलग हों वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इसके तीनों आंतरिक कोण भी भिन्न भिन्न मान के होते हैं। जिस प्रकार से समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर थीं तो तीनों कोण बराबर थे। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं दो भुजाओं के चलते। अब विषम बाहु में तीनों भुजाएं जब अलग अलग हो गई तो तीनों कोण भी अलग अलग हो गए। इसको आप क्रम से याद कर लेंगे। समबाहु में भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर तो दोनों कोण बराबर उसके सम्मुख। और विषम बाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। जैसे आपका ABC दिया हुआ है, ये तीन भुजाएं हैं, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और तीनों कोण भी आपस में अलग अलग हैं। अब त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर। त्रिभुज में भुजा, कोण और शीर्ष तीन मुख्य घटक थे। भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण हो चुका, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। अब कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए इसके विषय में पढ़ते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। अब न्यून कोण क्या होता है? पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 और 90 के बीच में हो, 0 और 90 के बीच में हो, वो न्यून कोण होता है। अब न्यून कोण त्रिभुज की जब बात करेंगी तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 से कम हो, जैसे इसमें 35 है, 65 है, 80, तीनों के तीनों कोण 90 से कम है तो ये त्रिभुज क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जिस त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण 90 से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपका ABC है, ये 0 से 90 के बीच में होगा। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से कम होते हैं न्यून कोण त्रिभुज होता है। आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस प्रकार से हमने बताया था कि समकोण क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। और जब त्रिभुज में आ जाएंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ये ध्यान रखिएगा, न्यून कोण में सारे के सारे कोण जो होते हैं वो 90 से कम होते हैं क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होना है। लेकिन समकोण त्रिभुज के केस में सिर्फ एक कोण 90 होगा, दो कोण 90 हो ही नहीं सकते क्योंकि तीसरे कोण के मान के लिए कुछ बचा ही नहीं। 90 + 90 180, दो ही कोण मिलके हो जाएंगे। तो न्यून कोण में तीनों न्यून कोण होते हैं, लेकिन समकोण में, समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण सम हो गया, 90 डिग्री हो गया तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण 90 डिग्री के कोण के सम्मुख वाली सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब समकोण त्रिभुज है ABC, ऐसे ये हो गया आपका 90, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये वाली भुजा, ये इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी होती है। इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, कर्ण हाइपोटेनस, यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है और 90 अंश के कोण के सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। और कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और समकोण त्रिभुज के दो अन्य जो भी भुजाएं हैं, ये आधार और दूसरा
लंब हो जाता है, जिसको समकोण त्रिभुज के पाद भी कहते हैं। इन दोनों भुजाओं को समकोण त्रिभुज का पाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये कर्ण हो गया, बाकी दो भुजाएं पाद हो गई। आगे चलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, जिस तरह से समकोण में एक कोण 90 डिग्री था त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज, उसी तरह से अधिक कोण में एक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, वो क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन एक है कि कोई एक कोण, क्योंकि अधिक कोण क्या होता है? 90 से 180 के बीच में जिस कोण का मान हो वो होता है अधिक कोण, और तीनों कोणों का मान योग जो होता है 180 ही होता है। तो कोई एक 90 से ऊपर कर लेंगे तो बाकी दो न्यून कोण हो जाएंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण होता है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण में भी यही शर्त है कि एक कोण समकोण होगा, कोई एक कोण। अधिक कोण में कोई एक कोण अधिक कोण, लेकिन न्यून कोण में सारे के सारे कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। ये अंतर है, कभी आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि इसमें भी दो न्यून कोण होते हैं तो और एक अधिक कोण होता है। तो जैसे एक अधिक कोण दिख गया वो अधिक कोण त्रिभुज हो गया, और न्यून कोण इसमें भी दो दिख रहे हैं, लेकिन ये न्यून कोण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि तीनों न्यून कोण नहीं है। तो तीनों न्यून कोण अगर त्रिभुज के रहते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ये क्या है आपका? अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कि एक कोण अधिक कोण, तो बाकी दो कोण तो न्यून होंगे ही होंगे। और समकोण में क्या होता है? एक कोण 90 होता है और उसमें भी बाकी दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब त्रिभुज से संबंधित एक टर्म है माध्यिका, मीडियन। मीडियन क्या होती है? त्रिभुज के कोई भी शीर्ष हो, त्रिभुज के किसी शीर्ष को, कोई भी शीर्ष हो, अगर दूसरी भुजा सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से अगर मिलाती हुई रेखा जो होती है उसी को मीडियन कहते हैं, उसी को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के सम्मुख शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, यहां इधर भी आधा इधर भी आधा, मध्य बिंदु, ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका होती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका होती है। अब जब तीन शीर्ष हैं तो माध्यिकाएं भी तीन होंगी। ये हाफ में जाके मिल जाएगा, ये इसके हाफ में जाके मिल जाएगा। यानी कि त्रिभुज की क्या है? माध्यिका वह रेखाखंड होता है जो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है, उसी को माध्यिका कहते हैं। अब माध्यिकाओं का, अब तीन शीर्ष हैं तो तीन माध्यिकाएं होंगी, तो आपस में कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रतिच्छेद बिंदु को सेंट्रॉयड केंद्रक कहते हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड केंद्रक कहते हैं, माध्यिका। ऐसे और भी दो टर्म हैं, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि सम्मुख शीर्ष, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज का माध्यिका होता है। और तीन शीर्ष हैं तो तीन माध्यिकाएं होंगी। आज जब तीन माध्यिकाएं होंगी तो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तीनों माध्यिकाओं की प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। आगे चलते हैं। त्रिभुज का शीर्ष लंब। अब तीन शीर्ष हैं तो शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, माध्यिका में क्या था? शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। और यहां क्या है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब 90 डिग्री क्या होता है? शीर्ष लंब होता है।
ये शीर्ष लंब होता है, ये 90 डिग्री, उसको शीर्ष लंब कहेंगे। यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया तो वो शीर्ष लंब होगा। अब शीर्ष लंब ये जरूरी नहीं है कि उसको मध्य बिंदु पे काटेगा कि क्या होगा, इसकी लंबाई अलग हो सकती है, इसकी लंबाई अलग हो सकती है। 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं, तो तीनों शीर्षों से तीनों भुजाओं पे लंब खींचे जाएंगे। ए से इस पे हो गया और बी से इस पे हो गया ये 90 डिग्री, और सी से इस पे हो गया ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री। ये भी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो शीर्ष लंबों के, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको लंब केंद्र आर्थो सेंटर कहते हैं। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते थे, और शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। अब त्रिभुज में लंबार्धक, अब तक हमने मध्य बिंदु से शीर्ष सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींची गई भुजा, और अब इसमें भुजाओं के मध्य बिंदु और उस पे लंब, 2 कंडीशन है। ऐसा रेखाखंड जो भुजाओं के मध्य बिंदु पर लंब हो, तो 3 भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए हैं, तो इनके 3 लंबार्धक भी होंगे। इसके क्या होंगे, 3 लंबार्धक भी होंगे। ए बी भुजा का लंबार्धक, ये मध्य बिंदु यानी ये इसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर, ये लंब भी है और अर्धक भी है। और क्या है, ये लंब अर्धक का मतलब 90 डिग्री, जो आके एक बिंदु पर मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का आंतरिक कोण भी होगा, 3 आंतरिक कोण होंगे, और त्रिभुज का बाह्य कोण भी होगा। बाह्य कोण क्या होता है, जब इसकी भुजाओं को उसके शीर्षों से आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे ए को इस शीर्ष से आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, बी को इस शीर्ष से आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, और सी को इस शीर्ष की तरफ आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, तो जो ये कोण बन रहा है, यहाँ बी शीर्ष पर ये और सी शीर्ष पर ये, इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं त्रिभुज का। यानी त्रिभुज के शीर्षों से भुजाओं को आगे बढ़ाने पर जो कोण निर्मित होते हैं उसी को हम बाह्य कोण कहते हैं। त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बाहर बनने वाले कोण को बाह्य कोण कहते हैं। बाह्य कोण का मान 2 सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अब बाह्य कोण की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी बाह्य कोण है, अगर कोण ए का बाह्य कोण है तो इसका मान जो होगा, कोण बी आंतरिक और कोण सी आंतरिक, इनके योग के बराबर होगा। यानी कोण 1 बराबर आपका जो होगा कोण ABC, कोण ABC प्लस कोण ACB, कोण ACB, ये दोनों आंतरिक कोण हैं और ये बाह्य कोण है। इसी तरह से अगर हम C का बाह्य कोण निकालना चाहें तो कोण 3 बराबर कोण ये आंतरिक और कोण B आंतरिक। इसी तरह से हम कोण 2 निकालना चाहें, अगर B का बाह्य कोण निकालना चाहें तो सम्मुख आंतरिक कोण कोण ये और कोण ये इसी क्रम में बन जाएगा। ये होता है बाह्य कोण गुणधर्म। त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण, 3 कोण हैं आंतरिक, 3 बाह्य भी होंगे, तो कोई एक बाह्य कोण बाकी सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का आंतरिक कोण, त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं के बीच अंदर बनने वाले कोणों को आंतरिक कोण कहते हैं। अब ये 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु, जहां हमने पहले बताया कि ये कोण होता है, ये कोण होता है, ये कोण होता है,
ये हो गए आंतरिक कोण, तीनों आंतरिक कोण तीनों शीर्षों से अंदर की तरफ बनते हैं। 3 आंतरिक कोण होते हैं। अब त्रिभुज के कोणों का योग, जब 3 आंतरिक कोण होंगे और एक आकृति है त्रिभुज, तो उसके कोणों का योग भी होगा। अधिकतम क्या होगा मान, वही योग होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 होता है, चाहे वो न्यून हो, अधिक हो, समकोण हो। सारे त्रिभुजों में आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 होता है। अब इसका प्रश्नों में कैसे उपयोग होगा? प्रश्न में कोई अगर 2 कोण दिया रहता है तो आप तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं, उसको जोड़ करके 180 में से घटा देंगे। 2 कोणों का मान पता होने पर तीसरा कोण आसानी से निकाला जा सकता है। ये इसकी उपयोगिता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग। अब त्रिभुज बनने की शर्त होती है, त्रिभुज बनने की शर्त में कोणों का योग 180 आपको पता चल गया। अब भुजाओं के आधार पर शर्त यह होती है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। जैसे आपका कोई त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज है, इसके बनने की शर्त यह है कि ए बी सी, हम कुछ भी ले लें तो ए बी अब प्लस बी सी हमेशा सी ए से बड़ा होगा। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए। अब किन्हीं 2 की बात की जा रही है तो बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी। अब फिर सी ए, अगर हम ए बी की बात कर लें तो बी सी प्लस सी ए हो गया। अब सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी, ये किससे बड़ा होगा? बी सी से बड़ा होगा। अब तो ये योग की प्रॉपर्टी थी। अब कुछ अंतर का भी प्रॉपर्टी होता है। अंतर में क्या होता है? त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। वहां क्या था? किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा होगा, और यहां क्या है? जब उनका अंतर निकाला जाएगा तो तीसरी भुजा से कम होगा। देख लीजिए, a माइनस बी, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा, b माइनस सी तीसरी से छोटा, c माइनस ए तीसरी से छोटा। योग की बात आएगी तो दोनों का योग तीसरी से बड़ा होगा, और जब अंतर की बात आएगी तो तीसरी से छोटा होगा। ये दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी लगा करके आप त्रिभुज चेक कर सकते हैं कि 3 मान अगर दिए हैं तो उनसे त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं होगा। समकोण एवं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज आपको बताया हमने, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है। कर्ण क्या होता है? जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा, जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी होती है, उसी को कर्ण कहते हैं। तो अब इसके साथ पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, ये 3 अगर भुजाएं हैं, ए बी, ए सी और बी सी, और त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण की सामने की भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। इस भुजा का भी कोई मान होगा, इसका भी कोई मान होगा, इसका भी कोई मान होगा। ये हो गया बेस मतलब आधार, और ये हो गया हाइट मतलब ऊंचाई या लंब कह लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर
अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है? बराबर होता है। अभी इस प्रॉपर्टी का आगे चल के यूज होगा। कर्ण आधार प्लस लंब, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहाँ? जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री हो। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस त्रिक क्या चीज है? तीन भुजाएं हैं, तीनों की माप होगी, कोई ना कोई माप होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ए बी सी कुछ भी दे दिया आपको, तीन माप ए बी सी दे दिया, इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स वाई जेड कर लीजिए, तीन माप दे दिया आपको। पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या बताया? सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस त्रिक का मतलब यह हुआ कि ऐसी तीन मानों का समूह, ऐसे तीन मानों का समूह जिसमें पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। मतलब क्या है? कर्ण का वर्ग हमने सबसे बड़ी भुजा माना, यानी सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अगर हम मान लेते हैं कि z इसमें सबसे बड़ा है, x, y ऐसे, x से भी ये बड़ा है और y से भी बड़ा है, तो z का वर्ग जो होगा वो x के वर्ग और y के वर्ग के बराबर होगा। अब अगर हम मान लेते हैं 3, 4, 5 आपको दे दिया, 3, 4, 5, इस समकोण त्रिभुज की अगर भुजाओं की माप होती तो सबसे बड़ी भुजा 5 है तो कर्ण होता, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो यानी 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया प्लस 16 हो गया, यानी 25 बराबर 25। यानी ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। ऐसे तीन मान जो समकोण त्रिभुज के नियम को फॉलो कर रहे हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अब कर्ण जब भी रहेगा तो हम बड़ी भुजा को मान लेंगे, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा ही होती है, तो बड़ी भुजा का वर्ग तीन छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से आप पाइथागोरस त्रिक का खोज करेंगे। अब इसको जब प्रश्न आएंगे तो उस प्रश्न में हम बताएंगे कि कैसे इसको 60 में करेंगे आप उसी समय। मध्य बिंदु प्रमेय, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इस फार्मूला की उपयोगिता है, इसलिए इसको बता रहे हैं। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, अब ये ए बी सी एक क्या है? एक त्रिभुज है, इसका ए बी एक भुजा है और ए सी एक भुजा है। तो कह रहा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। इनको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा बी सी के समांतर होता है, इस BC के समांतर होता है। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है ये समांतर चतुर्भुज को दिखाया गया है, और इसको बराबर दिखा करके ये बताया जाता है कि ये इसका आधा हो जाएगा, रेशियो इसका जो होता है वो आधा होता है। इसमें आपको याद क्या करना है? EF बराबर हाफ BC। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ऐसी कहीं भी स्थिति आती है त्रिभुज में जिसके मध्य बिंदुओं को, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है और ये जो त्रिभुज बनता है, तो इसका एक भुजा AE पूरे के इस BC के आधा के बराबर होता है, EF बराबर हाफ BC। इसी तरह से अगर इसको हम इस साइड ले लें, अगर ऐसे मिलाएं त्रिभुज, अगर इस साइड कर दें या इस साइड कर दें, तो वही
चीज आएगा निकल के। EF बराबर जैसे हाफ BC है तो इधर वाला जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक इसका आधा होगा, इधर वाला जो बनेगा इसका मान इसके आधा के बराबर होगा। ये ऐसे, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, सर्व अंग सम। जिस भी आकृति के, अगर दो आकृतियां हैं, जिस भी आकृति के दोनों आकृति के जो भी भाग हैं, चाहे कोण हो चाहे भुजा हो, सब एक दूसरे के बराबर हैं, सब एक दूसरे के बराबर हैं, यानी संगत क्रम में बराबर हैं, तो उसी आकृति को हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, आपके आसपास के परिवेश में चूड़ी आप ले लीजिए, एक चूड़ी का शेप ऐसा रहे कि उसका भी दूसरे के बराबर रहे, तो उसको अगर आप ऊपर रख देंगे तो वो छिप जाएगा उससे। यानी क्या है, दोनों का पार्ट दोनों आपस में क्या है? सर्व अंग सम है, सर्वांग सम। ऐसी आकृतियां जो हर दृष्टि से समान हो, कोण के दृष्टि से चाहे भुजा की दृष्टि से। जब हम गणित की भाषा में किसी भी आकृति की बात करेंगे तो अक्सर उसमें कोण और भुजा आएगा। 2D के केस में जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज के केस में ऐसे दो त्रिभुज जिनका आकार और माप बिल्कुल समान हो। आकार का क्या मतलब है? कोई आकृति त्रिभुजाकार है, चतुर्भुज के आकार का है, पंचभुज के आकार का है, और उसका माप, तो आकार अगर दो त्रिभुज हैं तो दोनों में 3-3 भुजाएं होंगी, 3-3 कोण हो गए, तो आकार तो एक जैसा हो गया। अब आ गई बात माप की। अगर माप में भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरे के साथ पूरी यानी तीनों, और कोण भी एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के कोणों के साथ आपस में बराबर हों अगर, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे, कांग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनका आकार और माप बिल्कुल समान हो, उनकी सभी संगत भुजाएं और कोण आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ये ABC हो गया आपका, और ये XYZ या PQR जो भी ले लीजिए। AB BC CA, अगर AB बराबर हो PQ के, BC बराबर हो QR के, और CA बराबर हो PR के, और इनके कोण भी आपस में बराबर हों, तो इनको हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। अगर इस त्रिभुज के इसके ऊपर रख दिया जाए तो कोई एक त्रिभुज दिखेगा, ऊपर वाला दिखेगा, या इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो दोनों आपस में एकदम सेट हो जाएंगे। तो सर्वांगसम का मतलब किसी के ऊपर अगर रख दिया जाए तो वो एकदम एक लेवल में आ जाए, कोई न भुजा छोटी बड़ी होगी न कोई कोण होगा, सभी दृष्टि से बराबर होना, सर्व अंग सम। इस शब्द को अगर याद रखेंगे आप छोटे छोटे पार्ट में करके, सर्व अंग सम, तो यानी कि कोई आकृति के सारे अंग समान हो। अब आकृति त्रिभुज है तो त्रिभुज में कौन कौन अंग हैं? उसके कोण और उसकी भुजाएं। तो कोण और अगर भुजाएं दूसरे से आप संगत में, संगत का मतलब ये होता है कि AB, अगर हम क्रम से इसको लिखेंगे, सर्वांग समता में क्रम का ही विशेष ध्यान देना होता है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हों, अगर क्रम दूसरा दे दिया जाए, जैसे ABC 1 2, ये ऐसे आपका ABC ऐसे हुआ, ABC ऐसे क्रम में आ रहा है, तो PQR ऐसे क्रम में, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये आपका सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम को लिखने का तरीका, त्रिभुज ABC और बीच में जो साइन आती है वो ऐसे रहती है, बराबर के ऊपर ऐसे S टाइप का, और आपका ये हो जाएगा त्रिभुज PQR। ये आपका दिखा दिया हमने, ABC PQR। अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसी तरह से
5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो ए बी पी क्यू के बराबर हो गया, बी सी क्यू आर के बराबर हो गया, सी ए आर पी के बराबर हो गया। अब इसमें अगर हम क्रम को चेंज कर दें, ये तो सर्वांग सम हो गए, लेकिन इसको लिखें एबीसी, त्रिभुज एबीसी, और इसको, इस त्रिभुज को अगर हम लिख दें, इधर से ले लें, ये इधर से एबीसी लिया है, अगर इसको हम आर क्यू पी ले लें या क्यू पी आर ले लें, कोई भी आर क्यू पी ले लें, इस क्रम में ले लें, तो ये सर्वांग सम नहीं होगा, ये सर्वांग सम नहीं होगा। सर्वांग सम में क्रम का ही मुख्य महत्व है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों कोण बराबर हों, लेकिन उनका क्रम अगर सही नहीं हो, भुजा के केस में अगर लंबाई दी है तो लंबाई ऐसे लेंगे ए बी बी सी, और अगर कोण की बात है तो कोण ए का संगत कोण पी, अगर ए बी सी ऐसे लिखा हुआ ए बी सी पी क्यू आर, तो कोण ए का संगत कोण पी हुआ, कोण बी का संगत कोण क्यू हुआ, कोण सी का संगत कोण आर होगा। और भुजाओं के केस में ए बी बी सी सी ए पी क्यू क्यू आर आर पी, ये एक क्रम में होंगे तभी सर्वांग सम होंगे। लंबाई ऐसी अगर दी है, अगर अभी इस लंबाई को हम चेंज कर दें, यहाँ 5 की जगह 6 कर दें, यहाँ 7 कर दें, तो उसका अब हम क्रम चेंज हो जाएगा। सर्वांग सम लिखने के लिए आपको फिर संगत लेना होगा कि कौन सा संगत है उसका। इसका सीपीसीटी नियम से इसको कहते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सीपीसीटी कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये नियम हो गया। और दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? यदि उनका आकार और माप बिल्कुल समान हो, यानी कोण भी समान हो एक दूसरे के और भुजाएं भी समान हो, तो आपस में क्या होंगे? वो सर्वांग सम होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं अब किन आधारों पे दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं? तो हमारे पास भुजा दी हुई है और हमारे पास त्रिभुज का कोण दिया हुआ है। इन्हीं आधारों पर इनके कुछ नियम होते हैं कि जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है। पहला नियम इसमें क्या है? ट्रिपल एस का। ट्रिपल एस का मतलब होता है इंग्लिश के साइड साइड साइड, एस एस एस, साइड साइड साइड, 3 साइड होती हैं, 3 ट्रिपल एस है। याद करना एकदम आसान है। ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड, और सारे सर्वांग सम, सभी अंग समान, यानी ट्रिपल एस नियम क्या हो जाएगा? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत भुजाओं के बराबर हो, तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो। अभी हमने क्या बताया कि वो क्रम जो होगा वही मेन हमको देखना है। ट्रिपल एस भुजा 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 हो गया। यदि एक त्रिभुज की तीनों देख लेते हैं, यहाँ ए बी सी दिया है, पी क्यू आर दिया है। आपको एक भुजा इसके बराबर है, एक भुजा इसके बराबर है, एक भुजा इसके बराबर है, 3 भुजाएं हैं और ये त्रिभुज हो गया आपका दो त्रिभुज जिसमें कि तीनों आपस में बराबर हैं। अब इसको हम, जिसे कंडीशन लिखा हुआ है कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर, ये लिखा हुआ है। अब इस त्रिभुज को हम सर्वांग सम कैसे लिखेंगे कि ए बी सी के सर्वांग सम पी क्यू आर है कि नहीं है? हमको नियम तो दे दिया कि अगर 3 भुजाएं संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो सर्वांग सम होगा। किस आधार पे होगा? ट्रिपल एस के आधार पे होगा, साइड 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 के आधार पे होगा। लेकिन अब हम सर्वांग सम अगर लिखना शुरू करें तो एक क्रम में लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। अब इसके जो सर्वांग सम होगा वो कौन होगा? तो कोण ए बी से हम अगर चलेंगे, यहां भुजाएं दिया हुआ है तो कोण हम देखेंगे नहीं, सिर्फ ए बी से चलेंगे, भुजा ए बी लेंगे। तो ए बी क्या है? ए बी ये है 3 रेखा वाला, यानी ये पी क्यू के बराबर है। तो ए बी के बराबर पी क्यू तो हो गया,
लेकिन क्रम यहाँ ए बी सी है, तो यानी पहले ए बी देखेंगे, फिर बी सी देखेंगे, फिर सी ए देखेंगे। क्रम ये चलेगा, ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ऐसे हम देखेंगे। अब इसमें ए बी के बराबर कौन है? ए बी के बराबर आपका पी क्यू है, तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? पी क्यू। अब पी क्यू हो गया 3, और फिर बी सी क्या है? 2 है, तो पी क्यू आर, ये ऐसे। तो पी क्यू ए बी पी क्यू के बराबर, ए बी पी क्यू के बराबर, और बी सी क्यू आर के बराबर, और सी ए आर पी के बराबर। ये ऐसे दो दो पार्ट जब हम लेंगे, इसको इधर, इसको इधर, और ये इधर, ये हुआ संगत भाग बराबर होना। जिस क्रम में ये है उसी क्रम में अगर बराबर हो तब। अगर अभी हम एबीसी त्रिभुज एबीसी और आपको ले लें पी आर क्यू ले लें, तो ए बी पी आर, ए बी कितना है? 3, ये 3 रेखा, यानी इसकी लंबाई कुछ अलग है और पी आर की लंबाई कुछ अलग है। तो तीनों भुजाएं तो बराबर हैं, इसकी भी 3 भुजाएं, इसकी भी 3 भुजाएं अलग अलग क्रम से बराबर हैं, लेकिन संगत नहीं है। ये क्या हुआ? संगत नहीं हुआ, तो आपका जो है ये सर्वांगसम नहीं होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्रम का हर जगह ध्यान देना है। एक जगह हमने बता दिया कि कैसे आप क्रम करेंगे, ए बी सी पी क्यू आर, और ये ए बी सी अगर पी आर क्यू कह दिया, अगर कुछ हम इसको आप कोई भी मान ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा सेंटीमीटर, जो भी। तो 7 6 5, 7 6 5। अब ये एक संगत ए बी बी सी, जहां भुजा की बात आएगी आप दो दो करके देख लेंगे कि इसके बराबर है कि नहीं, पी क्यू के बराबर है। अगर क्रम चेंज होता है, एक भी क्रम चेंज हुआ, तो वो सर्वांगसम नहीं होगा। भले ही भुजाओं की माप जो है आपको दिख रही है कि 3 भुजाएं, इसमें 7 5 6 हैं, इसमें भी 7 6 5 हैं, तो लेकिन अगर क्रम उनका संगत, क्रम बराबर नहीं हो, तो वो सर्वांगसम नहीं होंगे। अब अगला नियम, एक नियम हो गया ट्रिपल एस, दूसरा नियम होता है एस ए एस। इस नियम से ही आप याद रख सकते हैं कि कैसे क्या होगा। जैसे एस ए एस है, यानी एस मतलब साइड भुजा, एंगल साइड, यानी दो भुजाओं के बीच का कोण। आपके इस नियम में ही पूरा परिभाषा अर्थ छुपा हुआ है कि दो भुजाओं के बीच का कोण, साइड एंगल साइड। अगर दो भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के, अन्य कोण के नहीं, उनके बीच के कोण के अगर बराबर हैं, तो दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। चलिए ले लेते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये हो गया। ए बी सी पी क्यू आर, इसकी ए बी, एक भुजा ए बी हो गई और एक भुजा बी सी हो गई, और इसके बीच का कोण ये हो गया। ये भुजा अगर इसके बराबर है और ये भुजा अगर इसके बराबर है और ये कोण अगर इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या होंगे? आपस में सर्वांग सम होंगे। ये नियम एस ए एस, क्योंकि साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड,
ये क्रम हमेशा आप याद रखेंगे। बी बीच में ही आना चाहिए और क्यू बीच में ही आना चाहिए। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये बीच में जब आएंगे तभी ये ऐसा होगा। अब अगर हम कहें कि ए एस एस, अगर एंगल को एक साइड कर दें और ये एस इधर भुजा कर दें तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम होंगे। यानी यस ए यस के केस में दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर अगर है, दोनों भुजा और बीच का कोण, तभी आपस में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और इनका क्या है, सर्वांगसम के केस में हमेशा आप क्रम का ध्यान रखेंगे, नियम आप याद रख लेंगे और क्रम का हमेशा ध्यान रखेंगे। यही परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इसी आधार पे जिसका संगत बराबर होगा वही सर्वांगसम होगा, जिसका संगत बराबर नहीं होगा सर्वांगसम नहीं होगा। अगर इसी में हम ए बी सी इस तरह से लें और पी आर क्यू कह दें तो दो भुजाएं तो इसके भी बराबर है, कोण है, लेकिन भुजाओं के बीच का कोण ये नहीं हुआ तो सर्वांगसम नहीं होगा। उसको भी लिख के हम दिखा दे रहे हैं, ए बी सी। और अगर हम इसको पी आर क्यू कह दें, त्रिभुज पी आर क्यू कह दें तो ये सर्वांगसम नहीं होगा, ये सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी पी क्यू के बराबर है और यहां क्या लिख दिया, पी आर लिख दिया, तो ए बी पी क्यू के बराबर न कि पी आर के बराबर है, तो संगत भाग बराबर नहीं हुआ। इसीलिए त्रिभुज को अगर इस रूप में लिखा गया तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। अगला नियम चलते हैं। अगला नियम है ए यस ए। ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड और ए मतलब एंगल। अगर एंगल साइड एंगल यानी किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, क्रम आपको बताइए कि क्रम कैसे करना है, बराबर हैं, बीच की भुजा के बराबर हैं तो वे सर्वांगसम होते हैं। जैसे में देख लीजिए आप, ये ए बी बी सी सी ए है और डी ई एफ है, इसका ये कोण और इसका ये कोण, इसका ये कोण और इसका ये कोण, और भुजाएं आपस में बराबर दिखाया गया है। यानी ए बी सी और डी ई एफ क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल एंगल के बीच में साइड, एंगल एंगल के बीच में साइड, ये आपका क्या हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया दो भुजाओं के। अब इसमें एक कंडीशन ये बनती है कि क्या ए यस भी सर्वांगसम होगा, यानी दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके दो कोण बराबर हों और एक भुजा बराबर हो तो क्या वे सर्वांगसम होंगे? तो हाँ, यहां सर्वांगसम होता है। क्यों होता है? यानी ए एस ए नियम तो है ही, डबल ए एस भी अगर आता है तो भी, यानी दो कोण भी अगर बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गई तो सर्वांगसम होंगे। क्यों? क्योंकि जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं और तीन ही कोण हैं, तीनों का योग 180 होता है, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर ही होगा, तीसरा कोण भी आपस में बराबर ही होगा। जैसे ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण जो होगा इसके बराबर होगा। अब कोई भुजा ये ली गई है ए एस से, तो ये आपका दो कोण और एक भुजा, ये दो कोण ये 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 भुजा, दोनों की अगर इस क्रम में दी है तो वो क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। जबकि एस ए एस में, एस ए एस में आप डबल एस ए नहीं कर सकते, उसमें ये फॉलो नहीं होता है, सिर्फ डबल ए एस से नियम में फॉलो होता है। क्यों फॉलो होता है? क्योंकि त्रिभुज का तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तीन कोण बराबर हो गए, एक भुजा सर्वांगसम हो जाएगा। आगे चलते हैं। एस से का हल उदाहरण है, जैसे कि एबीसी और क्यूआरपी में
कोण बी 60 दिया हुआ है, कोण बी 60 दिया हुआ है, BC 5 दिया हुआ है, कोण C 45 दिया हुआ है, PQR में कोण Q 60 दिया हुआ है, कोण Q 60 लिख देते हैं। B 60 है और ये BC 5 सेंटीमीटर है, C 45 है, इसी तरीके से Q 60 है, QR 5 है और R 45 है। तो कह रहा है कि ABC PQR, ABC PQR, देखिए यहां क्रम का ध्यान रखेगा, ABC और PQR, यहां क्या हो गया, साइड आपकी इधर है ABC और PQR, तो दोनों के दोनों कोणों के बीच में यहाँ क्या है, एंगल भुजा है, यहाँ PQ दोनों कोणों के बीच में यहाँ भुजा है जो बराबर है, तो ये आपका सर्वांग सम हो गए। आगे चलते हैं। RHS नियम क्या होता है? RHS यहां भी आपका जो ये लिखा हुआ है, R मतलब राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, R मतलब राइट एंगल, राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस और S मतलब साइड। अब ये नियम क्या कहता है, RHS नियम क्या कहता है सर्वांग समता का, कि अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके एक एक कोण समकोण हो, यानी 90-90 हो, तो उनमें कर्ण और एक भुजा, यानी दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर अगर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे ABC में ये 90 हो गया और इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है, और ये भुजा अगर इसके बराबर है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड अगर बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यहां भी आपको क्रम का ध्यान रखना होगा, क्रम का ध्यान आपको हर जगह रखना होगा। जैसे कि इसको हम कहें कि त्रिभुज ABC, तो आप AB 90 डिग्री वाला, उसके बाद ये और उसके बाद कर्ण, तो इसी तरह से DE EF और उसके बाद FD पे आएंगे, DEF कहेंगे आप, DFE नहीं कहेंगे। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC DEF, त्रिभुज DEF क्या होंगे आपस में, सर्वांग सम होंगे। ABC DEF, AB संगत, DE 90 डिग्री, फिर अगर इसको हम आधार या लंब जो भी करें तो ये भी आधार या लंब हो जाएगा, फिर ये लंब या आधार, तो ABC, यहां C लिख देते हैं, छूट गया है, ABC, तो DEF इस क्रम में ये चल रहा है, ये भी ये क्रम में, तब लास्ट में हाइपोटेनस आ रहा है, तो सर्वांग सम होगा। लेकिन अगर हम त्रिभुज ABC ले लें और त्रिभुज DFE कर लें, DFE कर लें, तो ये सर्वांग सम नहीं होगा, नहीं होगा ये सर्वांग सम। क्यों? क्योंकि इसका संगत जो क्रम है वो चेंज हो गया। पहले हम क्या लिए थे, ABC लिए थे और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ आधार लिए थे, लंब लिए थे, और यहाँ क्या ले लिया, पहले कर्ण को ले लिया, तो ये त्रिभुज नहीं होगा। क्या होगा, ये क्रम जो होगा, संगत का मतलब ये होता है ये समान होना, समान स्थिति में होना, संगत मतलब समान स्थिति में होना, तो इस तरह से ये होगा सर्वांग सम, ये होगा सर्वांग सम नहीं होगा। इनका योग आपको अभी उपयोग अभी आपको प्रश्नों में देखने को मिलेगा। RHS का उदाहरण है, कर्ण AC बराबर 10, ये कर्ण AC बराबर 10, ये भी 10,
उसके बाद B90 B90, Y90 Y90 और BC 6, ये BC 6 सेंटीमीटर और YZ भी 6 सेंटीमीटर है। आपका ऐसे है। तो त्रिभुज ABC XYZ के, त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिए, ABC XYZ, यानी पहले इन दो भुजाओं को लिया, लास्ट में कर्ण को लिया, उसी तरह से इन दो भुजाओं को लेकर के लास्ट में क्रम किया। और क्या किया इसने, AB लिया है और यहाँ XY लिया है, और उसके बाद BC लिया है, तो YZ लिया है 6 सेंटीमीटर ये भी, 6 सेंटीमीटर ये भी, और उसके बाद कर्ण। तब संगत भाग जब बराबर हैं RHS में, एक हाइपोटेनस और साइड और 90-90 है, तब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। अगर इसी को हम ABC कहें और इसको XZY कह दें या YZX कह दें तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। आगे चलते हैं, अब त्रिभुजों की समरूपता के विषय में बात करते हैं कि समरूपता क्या होता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सर्वांगसम में हमने ये देखा कि सभी अंग समान थे, यानी कोण भी समान थे और भुजाएं भी समान थी, तब वो सर्वांगसम हो रहे थे। समरूप में क्या होता है, आकार एक होता है, आकार एक होता है, मतलब जिसको हम देखते हैं किस आकार का है, पूछते हैं ना जैसे सामान्य भाषा में कि कैसा दिख रहा है, त्रिभुज का आकार का दिख रहा है कि सर्किल का आकार का दिख रहा है कि चतुर्भुज का आकार का दिख रहा है, गोल दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, ये आकार की बात हो गई। तो वो आकार एक जैसा दिखेगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक त्रिभुज है आपका ये और दूसरा त्रिभुज है ये, तो आकार तो एक ही जैसा है, 3 भुजाएं हैं 3 कोण हैं, 3 भुजाएं हैं 3 कोण हैं, आकार एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इनका माप अलग अलग है। इसकी लंबाई कुछ और हो जाएगी, इसकी लंबाई कुछ और होगी। अगर इसका हम नामकरण कर दें ABC PQR, तो एक जैसा तो दिख रहा है, आकार तो बराबर है, आकार तो समान है, लेकिन माप जो है अलग अलग है। ये AB का अगर माप कुछ होगा तो PQ ज्यादा बड़ा दिख रहा है, BC से QR ज्यादा बड़ा दिख रहा है, CA से RP बड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसी स्थितियां में जब आती हैं कि माप समान नहीं होता है, आकार एक जैसा होता है, तो उसको हम समरूप कहते हैं। आपका शब्द में ही छुपा हुआ समरूप, मतलब रूप एक जैसा दिख रहा हो, रूप एक जैसा दिख रहा हो, आकार अलग हो। लेकिन सर्वांगसम में, सर्व अंग सम में क्या होता था, सारे कोण सारी भुजाएं बराबर होती थी। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनका आकार एक समान हो, भले ही उनका माप भिन्न हो, उनको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। सर्वांगसम में चिन्ह नीचे बराबर दिखता था, यहां सिर्फ ऐसे, ये साइन जो आपका है ये आपका समरूप का साइन है। आगे चलते हैं। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जिस प्रकार से सर्वांगसम त्रिभुजों में क्रम का हम विशेष ध्यान रखते थे, संगत भागों का, चाहे कोण हो चाहे भुजा हो, उसी तरह से समरूप में भी हम विशेष ध्यान देंगे। यहां भी वही रहेगा, अगर क्रम गलत होगा तो संगत का, तो आपके समरूप नहीं होंगे त्रिभुज। अब जैसे ये लिखा हुआ है ABC और DEF, इसमें क्या है, कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है। तो अगर हम ये कहें इसमें कि त्रिभुज ABC समरूप है, तो क्या हमको लिखना होगा, कोण A संगत भाग क्या होगा, कोण D। अगर हम इसको त्रिभुज DEF लिख दें तो कोण A का संगत भाग कोण D होगा, संगत समान स्थिति में है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है और बराबर भी है D। इसी तरह से B का संगत क्या होगा, E है और बराबर भी है,
सी का संगत क्या है, एफ है और बराबर है, तो डी ई एफ क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। पढ़ते भी इसी तरीके से हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ था, इसको एफ ई डी हम कर दें, एफ ई डी हम कर दें, तो ये समरूप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। तो क्रम को ध्यान देना है, यही कहा गया है कि उनके शीर्षों की संगतताओं को सही क्रम में लिखा जाना चाहिए। ए डी बराबर है और ए बी सी हम लिख दिए और एफ ई डी शुरुआत यहां से कर दिए, तो एफ जो है ए के बराबर है नहीं, इसलिए ये समरूप त्रिभुज नहीं होगा। और ये ए बी सी ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है और एक क्रम में है, इसलिए ये समरूप त्रिभुज होंगे। आगे चलते हैं। समरूप आकृतियों के कुछ नियम होते हैं कि कौन सी आकृति त्रिभुज के केस में कौन से त्रिभुज जो हैं वो समरूप होंगे, क्या ऐसी टर्म कंडीशन होगी जिससे वो समरूप होंगे। तो संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। ले लेते हैं दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। संगत कोण बराबर हो, अगर ए बी सी डी ई एफ कर लेते हैं, कोण ए बराबर कोण डी, ये कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए, कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए। ऐसे कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ए बी सी डी ई एफ ऐसे क्रम चलेगा इनका। संगत कोण बराबर हो गए। अब संगत भुजाएं समानुपाती हों, अगर कोण बराबर हो गए तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ संगत भुजाएं समानुपाती हों। अगर ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, यानी कि इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा का अनुपात, इसकी दूसरी भुजा और इसकी दूसरी भुजा समानुपात संगत होना चाहिए। अब अगर ए बी ले रहे हैं तो यहाँ हम डी लेंगे, इनका अनुपात ये वाला। अगर ए सी ले रहे हैं तो हमको डी एफ लेना होगा ये। अगर हम ए सी के बटे में ई एफ कर दें तो वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ए बी बटा डी ई, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी इनका जो मान है ए बी बटा डी ई का जो मान आएगा वही बी सी बटा ई एफ का मान आएगा, वही ए सी बटा डी एफ का मान आएगा। तभी आपस में क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी त्रिभुजों के समरूप होने का दो कंडीशन है, संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब एक सभी एक अनुपात में हों, ए बी बटा डी ई और ऐसे आगे करके, तब होगा क्या, समरूप। समरूपता की कसौटियां, जिस प्रकार से सर्वांगसम में 4 शर्तें थीं, ट्रिपल एस, एस ए एस, डबल ए एस, आर एच एस, उसी तरीके से समरूप त्रिभुजों में डबल ए, ट्रिपल एस, एस ए एस, आर एच एस का नियम है। सर्वांगसम में और समरूप में फर्क क्या है। सर्वांगसम में ये कहा जाता था कि दो कोण और भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के दो कोण और भुजा के बराबर हो तब आपस में सर्वांगसम होंगे। यहां क्या है, यहां भुजाएं अनुपात में होती हैं, समानुपाती होती हैं। जैसे अगर डबल ए की बात की जाए
तो अगर कहें कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तो उनकी भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, और जब समानुपाती होती हैं तो दोनों कंडीशन आपका फॉलो कर गया, समान कोण का और संगत भुजाओं के समानुपाती होने का, तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब डबल ए के केस में आप इसको ट्रिपल ए भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, ये निश्चित है। तो ट्रिपल ए या डबल ए कह लीजिए, अगर दो कोण बराबर हैं, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर हैं, तो क्या होंगी, उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी और वो त्रिभुज समरूप होंगे। इसको बस आपको नियम को बता, इस पे प्रश्न बहुत नहीं आते हैं। ट्रिपल एस क्या है? अगर त्रिभुज की एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, वही ए बी बटा डी जो शुरुआत में बताया हमने, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ट्रिपल एस क्या कहता है कि अगर भुजाएं समानुपाती हों तो तीनों कोण भी संगत जो होंगे वो बराबर होंगे। हमेशा संगत और क्रम का ध्यान सर्वांगसम की तरह यहां भी रखा जाएगा। तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और जब तीनों कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तीसरा क्या है? एस में क्या है? एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण और उनको अंतर्गत करने वाले भुजाएं अगर समानुपात में हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। उसी तरह से आरएचएस क्या है? वही राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। अगर एक त्रिभुज ऐसा है जो समकोण है और दूसरा त्रिभुज भी ऐसा है जो समकोण है, तो दो कोण बराबर हो गए 90-90। अगर इन त्रिभुजों में कर्ण और एक भुजा आपस में समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। इस तरह से समरूपता के चार कसौटियां हैं, चार नियम हैं। डबल ए या इसको ट्रिपल ए कह लीजिए, अगर संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, भुजाएं जो हैं उस समानुपाती होंगी, ये ध्यान रखिएगा, समानुपाती। और सर्वांगसम में क्या होता था, भुजाएं समान होती थी, और समरूप में क्या होगा, समानुपाती होंगी, तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ट्रिपल एस, अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ समानुपाती हैं तो उनके कोण भी बराबर होंगे, और जब कोण भी बराबर होंगे तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गया, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। एस ए एस, अगर एक कोण और उन दोनों को अंतर्गत करने वाली, इसका मतलब क्या होता है, अंतर्गत करने वाली का मतलब क्या है, अगर कोई त्रिभुज हम ले लिए, ये और ये ले लिए, ये भुजा और ये कोण बराबर से सेंस ये है कि समानुपाती दिखाना है इनको। अगर ये ए बी सी है, डी ई एफ है, अगर ये कोण बराबर हों और ये भुजा इसके साथ ये भुजा इसके साथ अनुपात बराबर हों, यानी उन कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ, और आपका कोण बी बराबर कोण ई, ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। और आरएचएस में क्या होता है, अगर दोनों त्रिभुज में एक एक कोण 90 हैं तो उनके कर्ण और एक भुजा आपस में अगर समानुपाती होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समानुपाती होंगे। थेल्स का प्रमेय समानकोणिक त्रिभुजों पर आधारित है। दो समानकोणिक त्रिभुजों में दो समानकोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाएं
समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं, यानी सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसका मतलब क्या है, अगर दो त्रिभुज है और सारे एंगल उसके बराबर हैं तो वो उनकी भुजाएं क्या होंगी, आपस में समानुपाती हो जाएंगी। अब समान कोणिक क्या है, ऐसे दो त्रिभुज जिनमें दोनों त्रिभुजों के सभी कोण बराबर हों, वो समान कोणिक त्रिभुज हो जाएंगे। अब थेल्स का प्रमेय, जिसको आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं, मुख्य रूप से एक त्रिभुज में, जब एक त्रिभुज हम बना लेते हैं ऐसे, इसका नामकरण ABC, एक त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो इसके समांतर हो, BC के समांतर हो, DE कह लीजिए। इनको दो बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करती है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ऐसी रेखा खींची जाए जो दो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि AD बटा DB, AD बटा DB, AE बटा EC, AE बटा EC। और BC और DE क्या है, समांतर है। क्या है BC और DE, समांतर। DE ये समांतर BC। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाती है जो समांतर है, तो ये भुजाएं एक बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। AD बटा DB, AE बटा EC, AD बटा DB, AE बटा EC। इसी को कहते हैं थेल्स का प्रमेय। क्या कहते हैं इसको, थेल्स का प्रमेय। आगे चलते हैं।